ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ वेक्टर्स, जहां पे आज हम बात करेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट को ही हम स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं वेक्टर्स का, राइट? तो व्हाट इज स्केलर प्रोडक्ट, या स्केलर प्रोडक्ट से मिलता क्या हम लोगों को? सो द रिजल्ट ऑफ स्केलर प्रोडक्ट इज ऑलवेज अ स्केलर क्वांटिटी। मतलब यहाँ पे अगर हम दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट कैलकुलेट कर रहे हैं तो उससे हमको एक स्केलर क्वांटिटी ही मिलती है। एग्जाम्पल के लिए लेट्स से इफ आई हैव टू वेक्टर्स ए एंड बी, तो उनका स्केलर प्रोडक्ट आप कैसे कैलकुलेट करोगे? तो उसका स्केलर प्रोडक्ट में आता है दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड प्लस उनके बीच में, उन दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल आता होगा उस एंगल का कोसाइन। ठीक है, तो कोई भी दो वेक्टर्स ए और बी अगर है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है आपका ए बी कॉस, जैसे यहाँ पे मैंने अल्फा लिखा हुआ है, ए बी कॉस अल्फा। जहां पे अल्फा क्या है? तो अल्फा हमारे दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल है। अल्फा हमारे दोनों एंगल्स के बीच का एंगल है, और ये जो अल्फा की वैल्यू होगी ये लाई करेगी आपके 0 से 180 डिग्री के बीच में, 0 से 180 डिग्री के बीच में लाई करेगी। ठीक है, तो फिर से रिपीट करूं, मैं कह रहा था कि स्केलर प्रोडक्ट से हमको क्या मिलता है? स्केलर प्रोडक्ट से हमको एक स्केलर आउटपुट मिलता है, एक स्केलर क्वांटिटी ही मिलती है। और स्केलर प्रोडक्ट कैलकुलेट करने में आपको क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी? तो आपको दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड एंड दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है उसकी जरूरत पड़ेगी। बिकॉज ए डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, हम ऐसे बोलते हैं जब हम डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो हम a इंटू बी नहीं बोलेंगे, हम वहां पे वी यूज दिस टर्मिनोलॉजी व्हाइल स्पीकिंग, a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस अल्फा। जहां पे a क्या है? टक टक की आवाज आ रही है, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। एक मिनट दीजिए, मैं वो चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, रूम चेंज कर रहा हूँ तो होपफुली आवाज नहीं आएगी। एक मिनट दीजिए।
ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे थोड़ा सा हल्का फुल्का आवाज आएगा, ठीक है, यहाँ प्रॉब्लम नहीं होगी सच। एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है क्या आप सबको? ओके, ठीक है, चलिए फिर लेट्स स्टार्ट। ओके, सो वी वर डिस्कसिंग द डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, जहाँ पे हमने बोला कि अगर हमारे सामने दो वेक्टर्स हैं तो उन दोनों वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करोगे उससे आपको एक स्केलर वैल्यू मिलेगी, ठीक है, एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगी। और वो स्केलर क्वांटिटी आप कैसे ऑब्टेन करोगे? तो उसके लिए आपको दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड चाहिए होगा और आपको दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल चाहिए होगा, ठीक है, दोनों वेक्टर्स का एंगल चाहिए होगा। ओके, तो जैसे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, दिस इज इक्वल टू ए बी कॉस अल्फा, जहां पे ए क्या है, तो ए इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है, बी आपका मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी हो जाएगा, एंड अल्फा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। तो जो भी दोनों के बीच में एंगल होगा ना, उस एंगल का कॉस लेना है। तो मान लो जैसे कि एक ये अपना, और वो एंगल कैसे ऐसे समझो कि आपके पास जो भी दो वेक्टर्स था, आपने उन दोनों वेक्टर्स को इस तरीके से प्लेस किया कि दोनों के इनिशियल पोजीशन सेम हो गए, ठीक है, आपने दोनों वेक्टर्स को इस तरीके से प्लेस किया है कि उन दोनों के इनिशियल पॉइंट सेम हो गए। तो जब दोनों के इनिशियल पॉइंट सेम हो गए तो एक ये वाला एंगल बनेगा, ठीक है, एक ये एंगल बनेगा और एक ये वाला एंगल बनेगा। दोनों वेक्टर्स के बीच में कहने के लिए ये दो एंगल्स बनेंगे, तो आपको दोनों में से छोटा वाला एंगल लेना है। ये अगर अल्फा हो जाएगा तो ये आपका 360 माइनस अल्फा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया कि अल्फा की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करनी चाहिए, तो 0 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में लाई करनी चाहिए, ठीक है, 0 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में लाई करनी चाहिए। क्लियर? तो ये था डॉट प्रोडक्ट, कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, वहां से आपको मिलता है डॉट प्रोडक्ट। एक ऐसा प्रोसेस कह लो जिससे आपको एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है, और वो कैसे निकालते हो आप, तो ए डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस अल्फा, ठीक है, ए बी कॉस अल्फा, ठीक है, अल्फा दोनों के बीच का एंगल होगा। फिर आते हैं इसके कुछ प्रॉपर्टीज के ऊपर। प्रॉपर्टीज का डिस्कशन करने के बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। अब पहला प्रॉपर्टी क्या है, तो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ऑलवेज अ रियल नंबर। कोई भी दो वेक्टर का अगर हम स्केलर प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे तो उससे हमको एक रियल नंबर मिलेगा, ठीक है। अब स्केलर क्वांटिटी मिल रही है, वो रियल नंबर होगा। दूसरा, स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। मतलब अगर आपको कहीं पे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालने के लिए दिया गया है, और अगर आपने गलती से मान लो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर निकाल दिया, तो आपका वहां पे आंसर चेंज नहीं होगा, दोनों से आपको सेम ही आंसर मिलेगा। थर्ड प्रॉपर्टी, अगर अल्फा 90 डिग्री है, अगर दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है, तो उस केस में आपका कॉस अल्फा मतलब कॉस 90 डिग्री कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्योंकि स्टूडेंट्स डॉट प्रोडक्ट में हम तीन चीजों का प्रोडक्ट ले रहे हैं, दोनों वेक्टर्स का प्रोडक्ट और उसके साथ कॉस अल्फा को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो तीनों में से अगर कोई भी एक चीज 0 हो जाएगी तो उसके कारण पूरा नेट प्रोडक्ट भी तो 0 हो जाएगा ना। तो थर्ड प्रॉपर्टी वही लिखी हुई है कि इफ अल्फा इज 90 डिग्री देन स्केलर प्रोडक्ट इज 0 as cos 90 will be equal to 0. Okay, so the scalar product of unit vectors in x and y direction is equal to 0. मतलब ये कह सकते हो यहां से कि x एक्सिस और y एक्सिस, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होते हैं, तो उन दोनों एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं, जैसे i और j एग्जांपल के तौर पे, तो i वेक्टर डॉट j वेक्टर की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। आदर्श पूछ रहा है ओनली फॉर टू वेक्टर्स एट अ टाइम। आदर्श तीन वेक्टर्स का भी स्केलर प्रोडक्ट होता है, लेकिन वो हमारे सिलेबस से बाहर है, हम पढ़ेंगे उसको जेई के लिए, बट इन जनरल बोर्ड्स में वो नहीं है। बोर्ड्स में हम दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट देखेंगे, दो वेक्टर्स का वो वेक्टर प्रोडक्ट ही देखेंगे, ठीक है। चौथा प्रॉपर्टी, इफ अल्फा इज 0, अगर दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल 0 है, तो उस केस में तो cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos 0 की वैल्यू तो यहाँ पे स्टूडेंट्स 1 हो जाएगी ना, cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो अगर cos 0 की वैल्यू वहां पे 1 हो गई, तो आपका जो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है वो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, फिर सिंपली ए बी हो जाएगा, उन दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। नेक्स्ट, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ अ यूनिट वेक्टर विद इटसेल्फ इज इक्वल टू 1। कोई भी एक यूनिट वेक्टर को अगर आप उसी से मल्टीप्लाई करोगे, जैसे आई यहां पे लिख देता हूं इसको, आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर, तो हम जैसे दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट करने के लिए
हम क्या करते हैं, हम दोनों का मैग्नीट्यूड लेते हैं और उसको मल्टीप्लाई करते हैं कॉस अल्फा के साथ। अब क्योंकि दोनों सेम ही वेक्टर्स है तो उनके बीच का एंगल कितना होगा, उनके बीच का एंगल हो जाएगा 0, है ना, उनके बीच का एंगल हो जाएगा 0। तो अब आई यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है, तो 1 इंटू ये भी 1 होगा और cos 0 की वैल्यू भी 1 होती है, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 1 ही आया। तो फाइनली ये आपका जो स्केलर प्रोडक्ट है ये कह रहा है कि कोई भी एक यूनिट वेक्टर को अगर आप उसी से मल्टीप्लाई करोगे, कोई भी एक स्केलर प्रोडक्ट कोई भी एक यूनिट वेक्टर को उसी के साथ अगर आप स्केलर प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हो तो उसकी वैल्यू 1 आएगी, ठीक है। और इन जनरल कोई एक वेक्टर ए है, अगर आप उस वेक्टर ए को उसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा ए का मॉड का स्क्वायर। क्यों मिलेगा ए का मॉड का स्क्वायर, बिकॉज उस केस में कुछ ये इस तरीके से बन जाएगा, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर हो जाएगा, तो आपका ए वेक्टर का मॉड इंटू ए वेक्टर का मॉड इंटू, क्योंकि वेक्टर सेम है तो उनके बीच में एंगल 0 डिग्री हो जाएगी, तो फाइनली उस हिसाब से ये बन जाएगा ए वेक्टर का मॉड का स्क्वायर, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे ऐसे दी हुई है। नेक्स्ट, इफ अल्फा इज 180 डिग्री, अगर अल्फा 180 डिग्री का बन रहा है तो उस केस में cos 180 डिग्री -1 होता है, -1 होने के कारण यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस ऑफ ए बी आ जाएगा। एंड तो ये सब मतलब ये जो नीचे के 3-4 केसेस देख रहे हो ये सब उसमें एंगल्स की कुछ कुछ सिचुएशंस दे दिए कि अगर अल्फा 90 डिग्री होगा तो क्या होने वाला है, अल्फा 0 डिग्री होगा तब क्या होगा, अल्फा 180 डिग्री होगा तब क्या होगा। अब अगर एक यूनिट वेक्टर को खुद से मल्टीप्लाई करोगे तब क्या होगा, एक स्केलर एक नॉर्मल वेक्टर ए को खुद से मल्टीप्लाई करोगे तब क्या होगा। तो ये कुछ अलग अलग सिचुएशन थे सेम फॉर्मूले को लेकर, तो आई डोंट थिंक इसमें कुछ खास किसी को प्रॉब्लम होनी चाहिए। देन कम्स द नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट स्केलर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। अब ये आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि छोटे मोटे प्रूफ के क्वेश्चन आते हैं ना, तो उस प्रूफ के क्वेश्चन में इनका यूज होता है, ठीक है। तो बाहर में जैसे ए वेक्टर लगा हुआ है, फिर यहाँ पे डॉट है, और अब हम लोग अंदर में एक वेक्टर, दो वेक्टर को ऐड कर रहे हैं, तो ए वेक्टर को बी और सी वेक्टर के एडिशन के साथ डॉट प्रोडक्ट लगाया जा रहा है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, आपने ब्रैकेट ओपन कर दिया जैसे नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन में करते हो, और ए वेक्टर का बी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट किया, प्लस ए वेक्टर का सी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट किया। ये दोनों डॉट प्रोडक्ट्स निकाल कर अगर आप इनको ऐड करोगे तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों सेम आ जाएगी, ठीक है। तो हमारे लिए ऑब्वियस सी बात है लेफ्ट से राइट जाना बेवकूफी होगी, हमारे लिए बेटर चॉइस क्या होगा कि अगर राइट जैसा कोई एक्सप्रेशन बना हुआ है तो आप वहां से ए कॉमन ले सकते हो, आप वहां से ए कॉमन ले सकते हो, ठीक है। कोई प्रॉब्लम यहां पे किसी को भी? आदर्श उसका डिस्कशन बाद में करेंगे यार, अभी ध्यान यहां रखो। कोई यहाँ पे कोई भी चीज में कोई प्रॉब्लम एनीवन? ये सब 1-1 मार्क के लिए पूछा जा सकता है, बहुत चीज इसमें से पूछी गई है, ठीक है। तो अभी तक क्या क्या चीजें देख चुके, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, तो उसका आउटपुट में आपको एक स्केलर क्वांटिटी मिलता है, वो आउटपुट कैसे कैलकुलेट करते हो, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है ए वेक्टर का मॉडुलस इंटू बी वेक्टर का मॉडुलस इंटू कॉस अल्फा, जहां पे अल्फा उन दोनों के बीच का एंगल होगा। इसके बाद हमने यहाँ पे 6-7 प्रॉपर्टीज देख ली, और भी 3-4 प्रॉपर्टीज बची हुई है, वो जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव था। अब यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर एनी स्केलर्स के एंड एम, कोई अगर स्केलर है, के नहीं सॉरी एल है क्या, के, यहाँ पे कुछ गलती हो रही है, यहाँ पे के एम लिखा हुआ, के ए है, ठीक है, के ए डॉट एम बी, मतलब यहाँ पे ए वेक्टर है बी वेक्टर है, ओके। तो के ए वेक्टर का अगर हम डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं एम बी वेक्टर के साथ, जिसमें के और एम दोनों के दोनों हमारे कांस्टेंट है, तो आप क्या कर सकते हो, आप दोनों में से के और एम को बाहर निकाल लो, ठीक है, के और एम कांस्टेंट्स को बाहर निकालो, ए बी का डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लो, जो भी ए बी का डॉट प्रोडक्ट आएगा उस डॉट प्रोडक्ट में फिर आप के एम को मल्टीप्लाई कर देना। तो इसके लिए एक छोटा सा यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक है 2a वेक्टर, ठीक है, 2a वेक्टर है हमारे पास कुछ इस तरीके से, 2i कैप प्लस 3j कैप, मतलब 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 8k कैप। तो हम क्या करेंगे, हम यहां से चाहे तो 2 को कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है, 2 को कॉमन निकाल सकते हैं, i प्लस 3j प्लस 4k, ये आपका ए वेक्टर हो जाएगा। फिर सिमिलरली मान लो एक हमारे पास है 3b वेक्टर,
अब वो 3b वेक्टर था कुछ इस तरीके से, 3 टाइम्स ऑफ 5i कैप प्लस 6j कैप प्लस 7k कैप। तो अगर हमको यहाँ पे 2a वेक्टर डॉट 3b वेक्टर कैलकुलेट करना पड़ा तो आप 2 3 6 कर लोगे और 6 टाइम्स ऑफ a वेक्टर डॉट b वेक्टर कैलकुलेट करोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो a वेक्टर डॉट b वेक्टर कैसे कैलकुलेट करोगे, क्योंकि अगर ध्यान से ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे ये जो वेक्टर मैंने लिखा हुआ है ये मेरा a वेक्टर है और यहाँ ये वाला जो वेक्टर लिखा हुआ है ये मेरा b वेक्टर है। तो a वेक्टर और b वेक्टर दोनों i j k के फॉर्म में लिखा हुआ है। कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई वेक्टर को हम उसके i j k के फॉर्म में लिखते हैं तो कहीं ना कहीं हमने उसका वेक्टर फॉर्म लिखा हुआ है कंपोनेंट्स के टर्म्स में, है ना, वेक्टर फॉर्म लिखा हुआ है कंपोनेंट्स के टर्म्स में। तो यहाँ पे जैसे इफ द कंपोनेंट फॉर्म ऑफ द वेक्टर्स आर दिस, ये जो चीज थोड़ी सी समझने में आपको दिक्कत हो रही होगी तो यहाँ लिख देता हूँ। ए वेक्टर है आपका a1x प्लस a2y, इस तरीके से था, ठीक है, 3 ऊपर आ गया है a3z। और b वेक्टर है हमारा b1x प्लस b2y प्लस b3z। ठीक है, तो एक्चुअली में एक्स वाई जेड की जगह आई जे के होना चाहिए था। आई कैप, जे कैप, के कैप, यहाँ पे आई कैप, जे कैप एंड के कैप। तो जब हम यहाँ पे इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे, फिजिक्स में जैसे आप डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करते थे सेम लॉजिक चलेगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे जो आपका डॉट प्रोडक्ट होगा तो ये चीजें जैसे आई डॉट जे, इसका प्रोडक्ट अगर आप इसके साथ करोगे तो आई डॉट जे का वैल्यू 0 होता है। क्यों 0 होता है? क्योंकि आई कैप जो है वो आपका एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर है, जे कैप जो है वो आपका वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर है। अब क्योंकि दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल 90 डिग्री का आ रहा है तो कॉस 90 0 हो जाएगी। कॉस 90 0 हो जाने के कारण आपका आई डॉट जे जो है वो हो जाएगा आपका 0। सिमिलरली आई डॉट के भी 0 हो जाएगा। और अगर हम बात करें आई डॉट आई का, तो आई डॉट आई, थोड़ी देर पहले हमने एक प्रॉपर्टी देखी थी, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ अ यूनिट वेक्टर विद इटसेल्फ। कोई भी यूनिट वेक्टर का उसके साथ प्रोडक्ट करोगे तो उसका वैल्यू 1 आता है, क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 हो जाती है ना। तो यहाँ पे आई डॉट आई 1 हो गया और उसके आगे जो कोफिशिएंट लगा हुआ है यहाँ पे a1 लगा हुआ है, यहाँ पे b1 लगा हुआ है। तो ये वाली जो प्रॉपर्टी अभी अभी हमने इसके ऊपर देखी थी कि अगर k इंटू ए वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करें m इंटू बी वेक्टर के साथ, तो k और m को बाहर निकाल लीजिए, ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लीजिए और उसके बाद आप के एम को मल्टीप्लाई कर देना। तो जैसे यहाँ पे होगा आपका a1 b1 आपने बाहर निकाल लिया, ठीक है, a1 और b1 बाहर निकाल लिया और i डॉट आई का वैल्यू कितना हो जाएगा? i डॉट आई का वैल्यू हो जाएगा 1। सिमिलरली j के केस में क्या हो जाएगा? a2 और b2 बाहर निकाल लिया, j डॉट j 1 हो जाएगा। सिमिलरली a3 और b3 बाहर निकाल लिया, वहां पे भी आपका j डॉट k डॉट के 1 हो जाएगा। तो फाइनली हमारा जो a डॉट b निकल कर आएगा यहाँ पे वो आ रहा है a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। मतलब दोनों वेक्टर्स का एक्स कॉम्पोनेंट मल्टीप्लाई हो गया प्लस दोनों वेक्टर्स का वाई कॉम्पोनेंट मल्टीप्लाई हो गया प्लस दोनों वेक्टर्स का जेड कॉम्पोनेंट मल्टीप्लाई हो गया। तो उसको यूज करके अब जो ऊपर मैंने ये एग्जांपल लिखा था आप इस एग्जांपल को सॉल्व कर सकते हो। एंड फाइनली लास्ट प्रॉपर्टी, किसी भी स्केलर प्रोडक्ट की वैल्यू 0 कब होगी? जब मान लो अगर हम ए डॉट बी की बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम बात करें ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 कब होगा? जब या तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 हो या फिर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 हो या फिर दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हो। क्योंकि अगर आप इसका वैल्यू देखोगे तो वो होता है आपका ए बी कॉस थीटा। तो 3 चीजें आती हैं, तीनों में से कोई भी एक 0 हो जाएगा तो आपका प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। अब ये 0 होने का मतलब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 होना, ये 0 होने का मतलब बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 होना। और अगर कॉस थीटा को 0 चाहते हो तो 0 से 90 डिग्री के बीच में कॉस थीटा 0 होता है, 0 से 180 डिग्री के बीच में कॉस थीटा 0 होता है सिर्फ 90 डिग्री पे। मतलब दोनों एंगल दोनों वेक्टर्स के बीच का अगर एंगल 90 डिग्री का बन रहा है तो उस केस में आपका ये डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो 0 निकल कर आएगा। बोलो यहाँ पे कोई दिक्कत किसी को भी? हरी अब यहाँ पे किसी तरीके का प्रॉब्लम आया किसी को भी? हाँ आदर्श, कोई दिक्कत नहीं है किसी को? अनुष्का, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आपको? आर्यन,
सौरभ, निखिल, कोई दिक्कत, कोई डाउट्स आ रहा है मन में? हाँ आदर्श, रिजल्ट कांस्टेंट आएगा। ठीक है, तो एक काम कीजिए, पहले एक सवाल देख लिया जाए ना, फिर प्रोजेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। चलो, तो ये डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करके बताओ फिर क्या होगा। ये डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करके बताओ। आई थिंक बिना पेन और पेपर के बता दोगे आप। बिना पेन और पेपर के बता दोगे। करेक्ट है। 9√3 कैसे आया रिवांश? 9 हो जाएगा ना। ये 6 डाला, यहाँ पे 3 डाला। cos 60 का वैल्यू होता है हाफ। sin 60 के साथ कंफ्यूज कर गए शायद। cos 60 का वैल्यू हाफ होता है, तो ये 9 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, 9 निकल कर आ जाएगा। चलो, इस क्वेश्चन को जरा ट्राई करना। इस क्वेश्चन को ट्राई करना। आनंद, आपको प्रूफ करना है वो चीज। ठीक है, हमको प्रूफ करना है कि ये परपेंडिकुलर है। कैसे प्रूफ करोगे? यस शिवम, एग्जैक्टली। यस राघवेंद्र, परफेक्ट। आपको अगर प्रूफ करने के लिए दे दिया कि ये दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर है, तो आप क्या करोगे? आप इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करोगे। अगर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया, देखो ए वेक्टर तो 0 नहीं दिख रहा ना। क्या ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 दिख रहा है किसी को? ऑब्वियसली नहीं। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 दिख रहा है? ऑब्वियसली नहीं। तो ए वेक्टर 0 नहीं है, बी वेक्टर 0 नहीं है। तो एक ही ऑप्शन बचा कि अगर इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा, तभी जाकर इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। है कि नहीं? तो आपको डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है। अब देखो 3i और 8i, ये बनेगा 24। फिर यहाँ पे +j - 8j, तो वो बनेगा -8। फिर यहाँ पे -4k, यहाँ पे +4k। तो -4 इंटू +4 कितना हो जाएगा? -16। तो 24 - 24 कितना हो गया? 0 हो गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू 0 एंड ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज नॉट इक्वल टू 0 और बी वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड इज नॉट इक्वल टू 0, तो implies angle between the two vectors implies angle between the two vectors is 90 डिग्री। अगर दोनों वेक्टर 0 नहीं है खुद, तो दोनों के बीच में एंगल जब तक 90 डिग्री नहीं होगा, तब तक डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू 0 नहीं आ सकती। ठीक है, और ये आई थिंक जब हम प्रॉपर्टी अभी डिस्कस कर रहे थे, है ना, ये जो लास्ट में प्रॉपर्टी थी, द स्केलर प्रोडक्ट इज 0 इन द फॉलोइंग केसेस। तो 3 केसेस होता है, या तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 हो, या तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 हो, या फिर वेक्टर एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हो। तो जब ये दोनों 0 नहीं होगा और डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, इसका ये मतलब होगा कि दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, तो आई थिंक इतना ही था डॉट प्रोडक्ट वाला हिस्सा। ठीक है, इतना ही था जो हमें बोर्ड्स में भी चाहिए। मतलब कंप्लीट फिजिक्स में जितना था एग्जैक्ट उतना ही पढ़ेंगे। हो सकता है फिजिक्स में आपने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वगैरह देखा हो, वो आपके बोर्ड्स के सिलेबस से बाहर है। जेई वालों के लिए अलग से मेरे को वो क्लास रखनी है उसके लिए। तो अब बात करते हैं प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर। ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर। आनंद पूछे सर, अगर ए डॉट बी करे और जो वैल्यू मिले वही वैल्यू कॉस अल्फा होगा? नहीं नहीं, ये कैसे कह सकते हो? अगर आपने आनंद ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकाला और उसका वैल्यू आ गया मान लो 5, तो हम ये थोड़ी बोलेंगे कि कॉस अल्फा का वैल्यू 5 है। वो 5 तो आपका ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस अल्फा है ना। वो 5 आपका 3 चीजों का मल्टीप्लीकेशन से निकला है। ठीक है,
आप इसके साथ कंफ्यूज कर रहे हो शायद, एक मिनट स्टूडेंट्स, वो शायद इसके साथ कंफ्यूज कर रहा है। यहाँ पे ए डॉट बी जीरो आ रहा है ना, ए डॉट बी जीरो आ रहा है, तो ए डॉट बी जीरो आ रहा है, तो ए डॉट बी क्या होता है आपका, ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस अल्फा ना, दिस प्रोडक्ट इज इक्वल टू जीरो। अब क्योंकि आनंद ये जो आपको क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन में ए वेक्टर जीरो वेक्टर नहीं है। आप बताओ ए वेक्टर का यहाँ मैग्नीट्यूड निकालोगे तो कितना आएगा, रूट अंडर 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस माइनस 4 स्क्वायर, मतलब 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 16 26, तो रूट अंडर 26 इसका मैग्नीट्यूड आ रहा है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे 64 प्लस 64 128 प्लस 16 130 144, मतलब ये इसका मैग्नीट्यूड आ रहा है ना। तो पॉइंट यही है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्योंकि हमारा ए वेक्टर जीरो नहीं होगा, बी वेक्टर भी जीरो नहीं होगा, तो इसीलिए यहाँ पे सिर्फ कॉस अल्फा ही जीरो बन रहा है। और अगर कॉस अल्फा जीरो बन रहा है तो अल्फा की वैल्यू कितनी बन जाएगी फिर, 90 डिग्री बन जाएगी। आई होप दिस इज क्लियर नाउ आनंद, ओके। अच्छा नेक्स्ट प्रोजेक्शन। तो यार प्रोजेक्शन जैसे मूवीज में प्रोजेक्शन होता है ना, मूवी में कैसे प्रोजेक्शन होता है, स्ट्रेट लाइन, मतलब वो जो आपका स्क्रीन होता है, स्क्रीन पे स्ट्रेट लाइंस आती हैं है ना प्रोजेक्टर से। तो यहाँ पे भी क्या होगा, आप ऐसे सोचो कि ये नीचे हमारे पास ये बी वेक्टर था, ठीक है, नीचे बी वेक्टर है और ये टेढ़ा वाला ए वेक्टर है। और मान लो कि यहाँ पे आनंद ने इधर से टॉर्च ऑन कर दिया, ठीक है, यहाँ से आनंद ने टॉर्च मारा। तो जब आनंद यहाँ से टॉर्च मारेगा तो क्या होने वाला है, ये जो एसी वाली जो लाइन है, ये एसी वाली लाइन का शैडो पड़ेगा कि नहीं नीचे, एसी वाली लाइन का शैडो पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा नीचे, वही एसी लाइन का जो शैडो नीचे पड़ेगा ना, उसी को कहा जाएगा उसका प्रोजेक्शन इधर, ठीक है, क्या कहा जाएगा, उसका प्रोजेक्शन कहा जाएगा नीचे वाली लाइन की तरफ। क्लियर। तो प्रोजेक्शन का मतलब इतना ही समझो, ऊपर से अगर हमने टॉर्च मारा तो अब उसका जो इमेज नीचे गिरेगा हॉरिजॉन्टल प्लेन में, जैसा भी इमेज गिरेगा हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे जो गिरेगा वही हमारा इसका प्रोजेक्शन होगा। तो मान लो जैसे हम वेक्टर की बात करें कि वेक्टर ए का प्रोजेक्शन डाल रहे हैं हम लोग लाइन एल की तरफ, है ना, ये लाइन एल है आपका, ये आपका लाइन एल है, लाइन एल, और ये हमारा वेक्टर है। अब वेक्टर है तो भाई उसका एंड पॉइंट फिक्स होना चाहिए। तो ये मान लो इसका इनिशियल पॉइंट है और ये उसका फाइनल पॉइंट है, तो ये हमारा एक तरीके से वेक्टर हो गया। तो अगर आप इस वेक्टर पे, है ना, इस वेक्टर पे अगर आप टॉर्च मारते हो तो क्या आप ये एग्री करोगे कि इसका इमेज सीडी बनेगा, ये चीज से एग्री कर रहे हो कि उसका इमेज जो बनेगा सीडी बनेगा। वी कैन से दैट आदर्श, बट पहले प्रोजेक्शन वर्ड का मतलब समझ जाओ। ये तो आप फिजिक्स में पढ़े हुए, तो ये उसका एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट वगैरह वगैरह ठीक है, बट अभी प्रोजेक्शन का मतलब क्या है, प्रोजेक्शन का मतलब है कि अगर इस तरीके से वेक्टर है, आप ऊपर से टॉर्च मार रहे हो, तो वो टॉर्च जो है, अगर हम लाइन एल पे प्रोजेक्शन देख रहे हैं, हम प्रोजेक्शन कहाँ देखना चाहते हैं, लाइन एल पे, लाइन एल कहाँ है, नीचे की तरफ है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर से टॉर्च ऑन जलाएंगे और इस वेक्टर का जो भी इमेज गिरेगा उस लाइन पे, वो इमेज ही उसका प्रोजेक्शन कहलाएगा। तो एसी का जो इमेज है, ठीक है, एसी का प्रोजेक्शन इस लाइन पे क्या दिख रहा है, सीडी दिख रहा है ना। तो यहां पे लिखा हुआ है सीडी इज द प्रोजेक्शन, क्या है सीडी, सीडी इज द प्रोजेक्शन ऑफ एसी वेक्टर, एसी वेक्टर ऑन लाइन एल, ठीक है, ये आपका क्या है, प्रोजेक्शन हो गया। क्लियर। तो अब देखो स्टूडेंट्स, जब ये चीज आपको समझ में आ गई, तो अब ऐसे टॉपिक क्या था, टॉपिक था कि इसका प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर। तो ये जो लाइन एल है, मान लो इसी लाइन एल पे हमारा बी वेक्टर था, इसी लाइन एल पे हमारा बी वेक्टर था, तो अब हमको एक्चुअली में निकालना है कि सीडी का लेंथ कितना होगा। क्या निकालना है हम लोगों को, हमको निकालना है इसके प्रोजेक्शन का वैल्यू कितना है ना, इसका प्रोजेक्शन का वैल्यू कितना है। तो ये एक तरीके का राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है क्या, एसीडी क्या एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, क्या एसीडी स्टूडेंट्स एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, बताइएगा, बन रहा होगा, क्योंकि जब आप वहां से टॉर्च ऑन किए हो तो ये वाई एक्सिस पे ये वाली चीज कहीं ना कहीं परपेंडिकुलर बन रही होगी, राइट। तो आते हैं इधर, ये देखो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव फिगर दैट वी कैन प्रोजेक्ट वन वेक्टर ओवर अनदर वेक्टर। इस डायग्राम से ये क्लियर है कि आप एक वेक्टर का प्रोजेक्शन दूसरे वेक्टर पे निकाल सकते हो। AC इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड था AC, और इस डायग्राम में AD जो है, AD ये वाला AD,
ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है लाइन एल पे, और सी डी जो है ये आपका प्रोजेक्शन है सी डी, ठीक है। तो ट्रायंगल एसीडी इज डज अ राइट एंगल ट्रायंगल एंड वी कैन अप्लाई ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला। एसीडी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, तो अब हम यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिगोनोमेट्री लगा सकते हैं। अब ट्रिगोनोमेट्री में ये जो एंगल इनके बीच का दिख रहा है, इस एंगल को मान लो अल्फा है ये, तो यहाँ पे लिखा है कि इफ अल्फा इज द एंगल एसीडी, देन यहाँ पे कॉस अल्फा कितना हो जाएगा, तो कॉस अल्फा तो आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में इस अल्फा के लिए बेस हो जाएगा सी डी और परपेंडिकुलर हो जाएगा ए डी, सॉरी कॉस क्या बोल रहा हूँ, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ना, तो कॉस अल्फा विल बी इक्वल टू सी डी अपॉन ए सी। तो यहां से आपका सी डी कितना आ जाएगा, यहां से आपका सी डी आ जाएगा ए सी कॉस अल्फा। अब फिजिक्स में आप यही कहते थे कि ये जो फोर्स है, इस फोर्स का एक आप एक्स कंपोनेंट निकाल दो, वाई कंपोनेंट निकाल दो। तो मैंने जो फिलहाल जो डायग्राम बनाया है, इस डायग्राम के हिसाब से आप इसका कहीं ना कहीं एक्स कंपोनेंट देख रहे हो, ठीक है। तो बस ये कॉन्सेप्ट इतना सा था। तो ए वेक्टर का प्रोजेक्शन अगर हम बी वेक्टर पे देख रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे सी डी हमारा प्रोजेक्शन है, लेकिन एसी क्या है हमारा, एसी हमारा ए वेक्टर था। तो एसी अगर हमारा ए वेक्टर था, तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि सी डी विल बी इक्वल टू ए वेक्टर कॉस अल्फा। ए वेक्टर के साथ किसको मल्टीप्लाई किया गया है, कॉस अल्फा को मल्टीप्लाई किया गया है। सी डी आपका क्या है, सी डी यहाँ पे प्रोजेक्शन है। तो बताइए प्रोजेक्शन वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया क्या आप सबको? हाँ ठीक है आनंद, प्रोजेक्शन वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया स्टूडेंट्स आप लोगों को? किसी तरीके का कोई मन में डाउट आ रहा है तो प्लीज बताइए। बहुत हद तक फिजिक्स ऐसा ही है, बट किसी के भी मन में किसी तरीके का डाउट आ रहा है तो प्लीज पूछो। अनिमेश कोई डाउट यहाँ पे? अभिषेक, रिया, सौरभ, कोई दिक्कत? क्लियर है? ठीक है। तो लास्ट कॉन्सेप्ट बच गया डॉट प्रोडक्ट में। कहने के लिए तो दो ही कॉन्सेप्ट था, अगर एक बार एनसीईआरटी पे जाओगे तो आपको दिखेगा कि डॉट प्रोडक्ट वाले एक्सरसाइज में दो ही कॉन्सेप्ट और डिस्कस करते हैं। एक डिस्कस करते हैं स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, और दूसरा डिस्कस करते हैं कि एक वेक्टर का प्रोजेक्शन दूसरे वेक्टर पे क्या होता है, ठीक है। बाकी ये ना दो एग्जांपल्स है, अगर आप एनसीईआरटी ओपन करोगे तो वहां पे दो एग्जांपल्स है, आई थिंक 17 और 18 या फिर 18 और 19। तो उसमें ना दो इनइक्वालिटीज की बात की जाती है। तो ये है इनइक्वालिटीज बेस्ड ऑन डॉट प्रोडक्ट। तो पहला जो इनइक्वालिटी है कॉची स्क्वार्ट्स इनइक्वालिटी, ठीक है, कॉची स्क्वार्ट्स इनइक्वालिटी। और दूसरा इनइक्वालिटी है ट्रायंगल इनइक्वालिटी। तो अगर आप एग्जांपल 17 और 18 या 18 19 उन एग्जांपल्स को उठा के देखोगे, तो उसने क्वेश्चन एक स्टेटमेंट बोला है, स्टेटमेंट बोलने के बाद ब्रैकेट में लिखा है कोची स्क्वार्ट्स इनइक्वालिटी, और दूसरे एग्जांपल में स्टेटमेंट दिया है और ब्रैकेट में लिखा है ट्रायंगल इनइक्वालिटी। और पीछे के मतलब पास्ट ईयर को अगर आप देखोगे तो उस क्वेश्चन को एज इट इज पूछा गया था, ठीक है। तो एग्जाम्पल है, बट एज अ रिजल्ट हम लोग कहीं ना कहीं इसको याद कर लेते हैं, ताकि कहीं क्वेश्चन में जरूरत पड़ जाए तो हम इसको यूज भी कर सकें। ओके, तो कॉची-स्क्वार्ट्स इनइक्वालिटी, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, फॉर एनी टू वेक्टर्स ए एंड बी, कोई भी अगर दो वेक्टर्स ए और बी है, तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड होगा ना, उनका जो डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड होगा is always less than or equal to the product of magnitudes of vector a and b। मतलब आपने मान लो a वेक्टर और b वेक्टर का पहले डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट किया, और अब आप उस डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड देखते हो, तो वो जो मैग्नीट्यूड की वैल्यू आएगी ना, वो या तो लेस होगी या इक्वल होगी दोनों वेक्टर्स के इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के कंपैरिजन में, ठीक है। अभिषेक कह रहा है एग्जाम्पल 19 एंड 20 है सर। राघवेंद्र, राइट नाउ वी आर टॉकिंग विद रिस्पेक्ट टू मॉडुलस। विद रिस्पेक्ट टू मॉडुलस अगर हम कह रहे हैं तो माइनस के साथ तो ऑब्वियसली होगा, बिकॉज राइट साइड वाला जो एक्सप्रेशन है वो तो पॉजिटिव दिख रहा है। तो आपने अगर लेफ्ट साइड में माइनस ए भी रखा हुआ है तो उस हिसाब से तो डेफिनेटली ये ट्रू होगा। हम मॉडुलस के अकॉर्डिंग से बात कर रहे हैं, ठीक है, मॉडुलस के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 19 है, एग्जाम्पल 19,
ठीक है, तो अब इसका छोटा सा प्रूफ देखते हैं कैसे हुआ ये। तो सिंस ए डॉट बी, ठीक है, सिंस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए का मॉड इंटू बी का मॉड इंटू कॉस अल्फा, और यहां पे जो आपका कॉस अल्फा है स्टूडेंट्स, कॉस अल्फा, ये कॉस अल्फा का जो वैल्यू है ये कहां से कहां तक लाई करता है? कॉस अल्फा का वैल्यू कहां से कहां तक लाई करता है ये बताओ? -1 से -1 तक करता है ना? कॉस अल्फा का वैल्यू -1 से 1 तक करता है, राइट? -1 से 1 के बीच में करेगा, क्योंकि हम जो एंगल भी देखते हैं वो एंगल कहीं ना कहीं आपका 0 से 180 के बीच में देखते हैं, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल्स देख रहे हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अपना कॉस 0 से 1 के बीच में लाई करता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में अपना कॉस -1 से 0 के बीच में लाई करता है। तो फाइनल जो बनेगा वो बनेगा -1 to 1। अब अगर मैं आपको कहूँ कि इसमें मॉड ले लो, अगर मैं आपको कहूँ कि टेक मॉड ऑन बोथ साइड्स, टेक मॉड ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका मॉड ए बी, और यहां पे इस पे फिर से मॉड आ जाएगा, इस पे फिर से मॉड आ जाएगा, और कॉस अल्फा पे मॉड आएगा, ठीक है। तो ये तो आपका ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ऐसा रहेगा। अब ये डबल मॉड सिंगल मॉड मैटर नहीं करता, प्रॉपर्टी होती है मॉड की, तो सिंगल मॉड में कन्वर्ट कर दिया। अब जरा इसको देखो, अब ये जो वैल्यू है स्टूडेंट्स, क्योंकि इसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में मल्टीप्लाई होगी, तो जरा ये बताओ कि ये जब भी ए और बी से मल्टीप्लाई होगा, जब भी आप कॉस अल्फा को ए और बी से मल्टीप्लाई करोगे, तो इमेजिन करो अपने मन में कि ए और बी को मल्टीप्लाई करके वैल्यू 5 आ रहा है, ए और बी को मल्टीप्लाई करके वैल्यू 5 आ रहा है। तो जब आपने उसमें कॉस अल्फा मल्टीप्लाई किया, तो कॉस अल्फा मल्टीप्लाई करने के बाद क्या कभी भी वैल्यू 5 से ज्यादा होगी? क्या कभी भी वैल्यू 5 से ज्यादा होगी? कभी भी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आप जिस फैक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, वो फैक्टर कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होगा। अगर वो फैक्टर 1.1 भी होता, तो 5 को अगर 1.1 से मल्टीप्लाई करते तो बनता 5.5, लेकिन हम जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो फैक्टर है 1 से, या तो 1 रहेगा या 1 से छोटा रहेगा। तो मान लो आपके पास थे 1 करोड़ रुपए, है ना, आपके पास थे 1 करोड़ रुपए, और उसमें मैंने कॉस अल्फा मल्टीप्लाई किया। अब कॉस अल्फा की वैल्यू क्योंकि -1 से 1 के बीच में जा रही है, तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या मल्टीप्लाई होगा? 1, तो आपका 1 करोड़ 1 करोड़ ही रहेगा। सबसे मिनिमम वैल्यू क्या मल्टीप्लाई होगा? -1। तो अब आपका 1 करोड़ से आप -1 करोड़ पे आ गए, और अगर उसके बीच की कोई वैल्यू उठा ले, जैसे 0 हो गया, तो आपका पैसा 0 हो जाएगा। अगर 0.5 मान लिया तो 1 करोड़ बन जाएगा 50 लाख, -0.5 माना तो आपका 1 करोड़ होगा -50 लाख। So the point which I'm trying to make is, if the initial value was 1 crore, no matter what different values of cos alpha you multiply to 1 crore, the net value will always be either 1 crore or less than 1 crore. या तो वो हमेशा 1 करोड़ रहेगा या 1 करोड़ से कम होगा, कभी भी 1 करोड़ से ज्यादा नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स, इस हिसाब से मैं ये कह सकता हूं कि अगर यहाँ पे जो चीज है ये कहीं ना कहीं अगर -1 से 1 के बीच में ही मल्टीप्लाई होगी, तो उस हिसाब से ये पूरे प्रोडक्ट को कहीं ना कहीं छोटा ही कर रहा है, ये पूरे प्रोडक्ट को कहीं ना कहीं छोटा ही कर रहा है। तो अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको साइड कर दूं, थोड़ी देर के लिए इसको साइड कर दूं, तो हमारे पास जो ए वेक्टर का मॉड इनटू बी वेक्टर का जो मॉड आएगा, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड से या तो इक्वल होगा या ग्रेटर होगा। यस और नो? क्योंकि वो जो फैक्टर था ना, वो जो फैक्टर है या तो उसको उतना ही रहने देगा या उसको कम करेगा। तो अगर मैंने उस फैक्टर को हटा फेंका, अगर मैंने उस फैक्टर को हटा फेंका, तो अब हमारे पास जो चीज है या तो वो इक्वल रहेगी या बड़ी रहेगी। यस और नो?
क्या अनिमेश मतलब 25 दिन में पैसे गायब। बोलो क्या ये समझ में आ रहा है? क्या ये इनइक्वालिटी कैसे लगी है ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, इनइक्वालिटी कैसे लगी है? क्योंकि आपका जो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर था उसके साथ जो फैक्टर मल्टीप्लाई होता था ना, वो फैक्टर या तो उसकी वैल्यू को चेंज नहीं करता था या उसकी वैल्यू को डिक्रीज करता था, और तब जाके ये चीज इक्वल होती थी ए डॉट बी का पूरा मॉड के बराबर। तो अगर हमने उस फैक्टर को उठा फेंका तो जो हमारे पास बची हुई चीज है वो लेफ्ट हैंड साइड के साथ या तो इक्वल होगी या ज्यादा होगी, है ना? क्योंकि सोचो वो वाला फैक्टर जब छोटा करता था चीजों को तब जाके लेफ्ट हैंड साइड के साथ इक्वल होता था। तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर हम उस फैक्टर को हटा दे तो ये पॉसिबिलिटी बनेगी कि आपका जो राइट हैंड साइड में जो बचा है या तो वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल होगा या फिर वो बड़ा होगा। तो दिस इज हाउ द इनइक्वालिटी साइन कम्स। इस तरीके से इनइक्वालिटी का साइन आता है। दीक्षा यहाँ पे ये चीज में कोई डाउट है? सौरभ कोई दिक्कत? त्रिपुरारी? ये एग्जाम्पल यहाँ पे सिद्धांत, दिस इज नॉट एग्जाम्पल, दिस इज प्योर लॉजिक। ये तो मान लो हम कहीं पे यूज करेंगे। अब आप सोचो ना कि आप यहाँ पे कोई वैल्यू ले लो, मैं कह रहा हूं कोई एक वैल्यू उठा कर ले लो खुद से। आप ए वेक्टर बी वेक्टर खुद से चूज कर सकते हो। एग्जैक्टली कॉस अल्फा को हटा रहे हैं हम लोग। हम क्या कर रहे हैं, हम राइट हैंड साइड से कॉस अल्फा को हटा रहे हैं। आप ऐसे सोचो कि यहाँ पे ए वेक्टर जो है और बी वेक्टर जो है, मान लो ये अपने सिद्धांत और आदर्श है, तो इनके पास जो जो पैसे थे, ठीक है, अभी मैंने उनको वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था, तो इनके पास जो ताकत थी, फोर्स है ना, तो वो जो ताकत है उसमें कॉस अल्फा वाला फैक्टर मल्टीप्लाइड है। अब कॉस अल्फा मान लो इनका जिगरी दोस्त राघवेंद्र हो गया। अब राघवेंद्र क्या है कि ये इन लोगों का जो फोर्स है या तो सेम रहने देगा या मतलब मान लो लड़ाई करे तो रोक देगा तो अगर वो फैक्टर राघवेंद्र हट जाएगा तो अब इन लोगों का फोर्स जो रहेगा, ठीक है, उसमें क्या चेंज होगा, या तो सेम रहेगा या फिर अब ज्यादा हो जाएगा, बिकॉज कम करने वाला फैक्टर तो नहीं बचा ना, कम करने वाला फैक्टर नहीं बचा। तो इन दैट केस आपका जो आरएचएस होगा वो एलएचएस से या तो इक्वल होगा या ज्यादा होगा। खर्चा करवाएगा पैसा। ठीक है, अगर ये समझ में आए तो जल्दी से हम बढ़ते फिर नेक्स्ट की तरफ। हाँ, कॉम्प्रोमाइज करवा देगा। समझ में आया? कोई डाउट है किसी को भी? किसी तरीके का डाउट है किसी को भी? प्लीज लेट मी नो। चलो फिर तो लास्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या कहता है? ये कह रहा है कोई भी अगर दो वेक्टर्स आपके पास आएंगे, फॉर एनी टू वेक्टर्स ए एंड बी, कोई भी दो वेक्टर्स अगर हमारे पास आ रहे हैं ए एंड बी, तो उस केस में ए प्लस बी जो होगा, ए प्लस बी का जो मॉड होगा वो आपका ए का मॉड प्लस बी का मॉड से हमेशा छोटा या इक्वल होगा, हमेशा छोटा या इक्वल होगा। ठीक है, ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी का नाम क्यों पड़ा स्टूडेंट्स? क्योंकि अगर मान लो ये आपका ए वेक्टर था, ये अगर आपका ए वेक्टर था, ये आपका अगर बी वेक्टर था, ठीक है, तो उस हिसाब से ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो हम लोगों ने ऐसे भी पढ़ा हुआ है ना क्लास 9th के ट्रायंगल्स चैप्टर में कि सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो कायदे से अगर देखा जाए तो जब हम यहाँ पे ए का मॉड और बी का मॉड लगा रहे हैं तो एक तरीके से ये ट्रायंगल के दो साइड्स हो गए, और वो जो ए प्लस बी है वो ट्रायंगल का तीसरा साइड है। तो राइट साइड में अगर देखोगे, है ना, राइट हैंड साइड में देखोगे आरएचएस में, तो आरएचएस में एक्चुअली सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल है, और लेफ्ट हैंड साइड में एलएचएस में एक साइड है ट्रायंगल का। तो सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड वहां पढ़ते थे, यहाँ पे एक इक्वल टू आ गया है, यहाँ पे बस एक इक्वल टू का केस आ गया है।
हाँ इक्वल पे वहां ट्रायंगल नहीं रहता था राघवेंद्र, वहां पे इक्वल पे ट्रायंगल नहीं रहता था, बट कहीं ना कहीं इसका ट्रायंगल इनइक्वालिटी नाम देने का रीजन ही ये है कि कहीं ना कहीं वो सम ट्रायंगल जैसा शेप में ये वाली केस वहां पे फॉलो हो रही है। ठीक है, मतलब इन वेक्टर्स को आप एक ट्रायंगल के 3 साइड्स के हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो अब हमको ये प्रूफ करना है, ठीक है, बिकॉज क्वेश्चन आए हुए, डायरेक्ट प्रूफ आया हुआ है सवाल इसमें एग्जाम्स में। तो इसका प्रूफ वाला हिस्सा देखते हैं थोड़ा सा। मैं पूरा नहीं करूंगा, थोड़ा आपको अभी बोलूंगा करने के लिए। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम एलएचएस, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम एलएचएस, या फिर लेट्स स्टार्ट फ्रॉम, यहाँ एलएचएस आरएचएस का तो बात है नहीं। हमको पहले इसका लगाना है स्क्वायर। ठीक है, हमको क्या करना है, हम अभी इसका स्क्वायर लगाना चाहते हैं। ठीक है, अब स्क्वायर लगाने का मतलब क्या हो जाएगा, स्क्वायर लगाने का मतलब हो जाएगा कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। मतलब यहाँ पे हम कौन सा लॉजिक लगा रहे हैं, हम ये लॉजिक लगा रहे हैं कि ए वेक्टर का जो स्क्वायर होता है, ए वेक्टर का जो स्क्वायर होता है ये आपका ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर के इक्वल होता है। ओके, सो इफ आई हैव ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर, वो आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होगा। तो अब यहाँ पे जरा ब्रैकेट ओपन करो और चलो तो सबको ट्राई करो एक बार, खुद से जरा ट्राई करो इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का, एंड बिल्कुल भी बुक मत खोलना, ऑनेस्ट हो जाओ, 2-3 मिनट का टाइम लेके इसको ट्राई करो, फिर मैं डिस्कस करता हूँ, है ना, हमारे पास अभी भी टाइम है थोड़ा सा। हो गया, ओके। तो जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे यहाँ पे, तो ये आपका होगा ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर तो आपका ए वेक्टर का स्क्वायर हो गया। अच्छा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये तो कम्यूटेटिव होता है ना। सबसे पहली प्रॉपर्टी अगर आपको याद होगा डॉट प्रोडक्ट का, तो हमने पढ़ा था कि वो कम्यूटेटिव होता है, मतलब ए डॉट बी एंड बी डॉट ए दोनों की वैल्यू सेम होती है। तो अगर दोनों की वैल्यू सेम होती है तो हम इसको 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी लिख सकते हैं, और यहाँ पे बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर हो गया आपका बी स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहाँ पे आ गए, ओके, यहाँ पे आ गए हम लोग। ओके, कोई डाउट किसी भी तरीके का? हाँ, मैटर नहीं करेगा, यहाँ पे लगा दो। ओके, अच्छा, अब स्टूडेंट्स, अब ट्रायंगल इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए कॉची स्क्वाड्स इनइक्वालिटी जो इससे पहले वाला था उसका यूज करना पड़ता है। कैसे यूज करोगे, तो देखो यहाँ पे जो ये वाला टर्म दिख रहा है आपको, ये वाला टर्म, इस टर्म पे हमने क्या चीज ऑब्जर्व की थी इधर,
कि ए डॉट बी जो है आपका, है ना, ए डॉट बी, ये आपका ए बी, ए का मॉड इंटू बी का मॉड से हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होता है। तो अगर आप इसको यहाँ पे यूज करते हो, ठीक है, अगर आप इसको यहाँ पे यूज करने का सोचते हो, तो आपका ये तो ए स्क्वायर ही लिख सकते हैं अभी सीधा, है ना, ए स्क्वायर लिख देते हैं, प्लस ये यहाँ पे बी स्क्वायर लिख देते हैं, और यहाँ पे इसको लिखेंगे 2ab कॉस अल्फा, ठीक है, 2ab कॉस अल्फा। कोई दिक्कत? अब जरा ये बताइए, कॉस अल्फा वाला फैक्टर क्या करता है? कॉस अल्फा वाला फैक्टर क्या करता है? वैल्यू छोटा करता है ना। तो अगर हम यहां से कॉस अल्फा वाला फैक्टर को हटा दे, कॉस अल्फा वाला फैक्टर को हटा दे, तो हमारा जो राइट हैंड साइड है, क्या अब वो ग्रेटर देन इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड होगा कि नहीं होगा? ठीक जैसे हमने कॉची स्क्वाड्स में यूज किया था। अगर मैं यहां से कॉस अल्फा वाला चीज हटा दूं, ठीक है, कॉस अल्फा वाली चीज मैंने हटा दी, वो फैक्टर हटा दिया, तो वो क्या हमारा लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड मतलब हटाने के कारण हमारा जो आरएचएस होगा, क्या वो एलएचएस के इक्वल या ग्रेटर होगा? बोलिए यस और नो। क्या ये इनइक्वालिटी मैंने कैसे डाला, ये सबको समझ में आ रहा है? ऊपर इक्वल टू था, लेकिन यहाँ इनइक्वालिटी आ गई है। ऊपर कॉस अल्फा दिख रहा था, यहाँ पे मैंने कॉस अल्फा हटा दिया है। समझ में आ रहा है आप सबको, या कहीं पे किसी को दिक्कत हो रही है? बताइए। कोई ऐसा जिसको प्रॉब्लम हो रहा है? सबको समझ में आ गया? अगर समझ में आया तो यस लिखो एक बार, क्या थम्स अप दो, ताकि मेरे को पता चले मैं आगे बढ़ सकूं। तो आप ऐसे सोचिए ना, दीक्षा मैं ये कह रहा हूं कि ये स्टेप तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। ये ऊपर वाला जो स्टेप है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, है ना। अब ये वाला स्टेप इस आरएचएस के इक्वल था, राइट, ये आरएचएस के इक्वल था। अभी मैं ये कह रहा हूं कि इसमें से कॉस अल्फा वाला अगर हम फैक्टर हटा दें, अगर हम कॉस अल्फा वाला फैक्टर हटा देंगे, अब हमने कॉची स्क्वाड्स में देखा था कि कॉस अल्फा जो होता है, वो कहीं ना कहीं एक्सप्रेशन की वैल्यू को डिक्रीज करता है, वो कहीं ना कहीं एक्सप्रेशन की वैल्यू को डिक्रीज करता है, राइट। तो अगर वो एक्सप्रेशन की वैल्यू को डिक्रीज करता है, तो अगर हमने इस फैक्टर को इधर हटाया, तो अब हमारा आरएचएस जो होगा वो या तो ग्रेटर होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए, यस और नो? ग्रेटर होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए, जैसे यहाँ पे किए थे। यहाँ देखो, जब हमने ये कॉस अल्फा वाला फैक्टर हटाया था, तो कॉस अल्फा वाला फैक्टर हटाने से इस लास्ट स्टेप में क्या हो गया था, हमारा आरएचएस हमारा एलएचएस का ग्रेटर या इक्वल आ गया था, ग्रेटर या इक्वल आ गया था। तो सेम लॉजिक अगर यहां देखोगे, यहाँ पे अगर अनिमेश कॉस अल्फा वाला फैक्टर हम हटा देते हैं, तो हमारे पास सिर्फ 2ab बचेगा। लेकिन जब 2ab ही बचा, तो अब हमारा आरएचएस वाला जो एक्सप्रेशन होगा, या तो अब वो एलएचएस के इक्वल रहेगा, या फिर वो एलएचएस से बड़ा रहेगा, ठीक है, या तो इक्वल या फिर बड़ा रहेगा। तो उस हिसाब से अनिमेश ये स्टेप समझ में आया फिर, कि यहां से यहां कॉस अल्फा हटा दिए, कॉस अल्फा हटा दिए, तो हमारा आरएचएस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू एलएचएस। ये स्टेप समझ में आ गया? ओके, डन। तो बस यहाँ पे हमारा होल स्क्वायर था। अब जरा यहाँ देखो,
तो यहाँ पे एक तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर है, तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये आपका दिस प्लस दिस का होल स्क्वायर बन जाएगा, है ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर का फॉर्म दिख रहा है, तो उस हिसाब से क्या बन जाएगा आपका x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब क्योंकि दोनों साइड में पॉजिटिव स्क्वायर कर रहे हैं, तो हम स्क्वायर का साइन अगर हटा दे, अब स्क्वायर का साइन अगर हटा दे, तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर विल बी ग्रेटर देन सॉरी, मतलब ये मॉड हो गया ना, मॉड, ये स्क्वायर का मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ मॉड ही लगा हुआ है एक तरीके से, ठीक है। यहाँ पे मैं ये तो पता है ना कि स्क्वायर वहां पे मॉड के बराबर ही रहेगा, तो यहाँ मॉड लगा दो मान लो, ठीक है, ऐसे मॉड लगा दिया। और अब अगर हम स्क्वायर का साइन हटा दें, तो यहाँ पे ये बचेगा और यहाँ पे बचेगा मॉड ए प्लस मॉड बी। ठीक है, सो दिस इज योर ट्रायंगल इनइक्वालिटी। हो गया प्रूफ, सिंपल था, ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं था, राइट। डन। ठीक है, सो इसके साथ हमारा कहने के लिए जो कॉन्सेप्ट वगैरह ना खत्म हो गए, कॉन्सेप्ट सारे के सारे खत्म हो गए। अब चलते थोड़ा सा एनसीईआरटी पे। कोई डाउट अगर किसी के मन में आ रहा है तो पूछिए। यस आदर्श। सर ये लास्ट वाले इनइक्वालिटी का सर एक एग्जांपल हो सकता है, न्यूमेरिकल वैल्यू रख के। कोई भी एग्जाम्पल फॉलो करेगा, ये मेरा पॉइंट है, कोई भी एग्जाम्पल फॉलो करेगा। मैं एक बार उस एग्जाम जो यहाँ पे एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया हुआ है, पहले एक बार उस पर चलता हूँ, ठीक है। ओके जैसे ये रहा, ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 20। अब इसने सबसे पहला लाइन क्या बोला हुआ है, द इनइक्वालिटी होल्ड्स ट्रिवियली इन केस आइदर ए वेक्टर इज इक्वल टू 0 और बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। ये कह रहा है कि आपका जो ऊपर का इनइक्वालिटी है वो इक्वल तो तब होगा ही होगा अगर दोनों में से कोई एक वेक्टर 0 हो जाए, क्योंकि मान लो अगर दोनों में से बी वेक्टर 0 हो गया तो एलएचएस में भी ए वेक्टर बचेगा और आरएचएस में भी ए वेक्टर बचेगा, या ए वेक्टर 0 था तो उस केस में एलएचएस में भी बी वेक्टर बचेगा एंड आरएचएस में भी बी वेक्टर बचेगा। ठीक है, तो ये अपना प्रोसेस हो गया। अब ये वाली चीज, ये रिमार्क्स ये स्लाइड में डालना भूल गया था। इफ द इक्वालिटी होल्ड्स इन ट्रायंगल इनइक्वालिटी, अगर इक्वालिटी होल्ड करेगा तो उस केस में आप ये शो कर पाओगे कि जो पॉइंट्स है वो क्या है, कोलिनियर है। ये तो सिंपल सी चीज है, आई थिंक ये आप भी समझ पा रहे हो कि अगर आपका यहाँ पे ए वेक्टर है, बी वेक्टर ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, तो मान लो ये ए बी वेक्टर बी सी वेक्टर, तीन वेक्टर है हमारे पास, ए बी वेक्टर बी सी वेक्टर एंड ए सी वेक्टर। ठीक है, तो अगर मुझको ये प्रूफ करना पड़ गया कि ए बी सी कोलिनियर है, अगर मुझे ये प्रूफ करना पड़ गया कि ए बी सी कोलिनियर है, कोलिनियर मतलब एक ही लाइन के ऊपर आना चाहिए, तो वो प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक ए बी लिखेंगे, एक बी सी लिखेंगे और एक ए सी लिख दिए। ठीक है, ए बी बी सी एंड ए सी, हम ये तीनों वेक्टर्स को पहले कैलकुलेट करेंगे। अब याद है हमने कल पढ़ा था वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, तो यहाँ पे ए बी वेक्टर कैसे लिखोगे आप, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, बी सी वेक्टर सिमिलरली पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। तो इस तरीके से आप ए बी वेक्टर बी सी वेक्टर ए सी वेक्टर लिख लोगे।
फिर आप कैलकुलेट करोगे तीनों का मॉड, फिर आप कैलकुलेट करोगे तीनों का मॉड कैलकुलेट करोगे। अगर आपको ये दिख गया कि किन्हीं भी दो का सम तीसरे के इक्वल आ रहा है, तो वहां पे ये प्रूव हो जाएगा कि आपका ये तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर। ठीक है, तो ये जो रिमार्क आपको दिख रहा है, इस रिमार्क में यही चीज लिखी हुई है, और नीचे इसके ठीक नीचे यही एग्जाम्पल दिया हुआ है इसको प्रूव करने के लिए। तो देखो एग्जाम्पल है, शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। तो हमने तीनों वेक्टर्स फॉर्म किए, ए बी वेक्टर, ए सी वेक्टर, बी सी वेक्टर, फिर तीनों का मॉड कैलकुलेट किया गया। ए बी वेक्टर का मॉड 14 आ रहा है, बी सी वेक्टर का 2√14 आ रहा है, ए सी का 3√14 आ रहा है। तो यहाँ से क्लियरली हमको दिख रहा है कि ए सी वेक्टर का जो मॉडुलस है वो ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर के इक्वल आ रहा है। तो ये प्रूफ कर देगा कि आपके पॉइंट्स कोलिनियर है। तो याद रखना ये सवाल आते हैं, ठीक है, ये सवाल आते हैं। क्लियर? और रिगार्डिंग एग्जाम्पल, तो कोई भी एग्जाम्पल ले लो, बिकॉज अल्टीमेटली यहाँ पे आपको ये समझना है आदर्श कि जो भी एग्जाम्पल लेंगे उसमें हम ये तो नहीं बता रहे होंगे ना कि दोनों के बीच में एंगल क्या है। आपको सारे अलग अलग एंगल्स की पॉसिबिलिटीज के बारे में सोचना पड़ेगा। ठीक है, सारे एंगल्स के अलग अलग पॉसिबिलिटीज के बारे में सोचना होगा। तो सिंपल सा फंडा यही निकल कर आएगा आपको कि अगर हम कॉस अल्फा हटा देंगे तो आपका जो RHS है वो आपका LHS से या तो इक्वल होगा या ग्रेटर निकल कर आएगा, क्योंकि कॉस अल्फा आपका एक्सप्रेशन को या तो सेम रखता था या छोटा करता था। तो अगर हम उसको बाहर कर देंगे तो या तो आपका एक्सप्रेशन या तो सेम रहेगा या बड़ा हो जाएगा, है ना। बाकी इन लोगों ने प्रॉपर रीजनिंग के साथ इसको सॉल्व की है। इन्होंने यहाँ पे 2 स्टेप्स लगाए हैं, मैंने एक ही स्टेप में किया है। आप ये 2 स्टेप्स देख लीजिएगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आदर्श आया हुआ था एक बार, प्रूफ आया हुआ था दोनों का, है ना। अगर आप PYQ उठा के देखोगे एग्जाम आइडिया में तो आपको दिखेगा ये क्वेश्चन पूछा गया था, राइट। अभी इस बार वाले में आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग, क्योंकि सिलेबस कम हो गया है ना, तो आई डोंट एक्सपेक्ट कि वो इस क्वेश्चन पे वेटेज देंगे, क्योंकि वेक्टर और वो मिला के 14 नंबर है और उसमें भी 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मुझे पर्सनली नहीं लगता कि वो पूछ देंगे, बट लेट्स बी ऑन द सेफ साइड बिकॉज इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इट NCERT, है ना। एग्जाम्पल में प्रूफ पूछा गया है, समझो बात को। तो प्रूफ को भी एग्जाम्पल में प्रूफ पूछा गया और ये क्वेश्चन आया हुआ है PYQ में, तो इसलिए मैंने इसको डिस्कस किया है। ठीक है, तो इसके साथ चैप्टर खत्म हो गया स्टूडेंट्स। अब चैप्टर इन द सेंस ये एक्सरसाइज खत्म हो गया। वी कैन स्टार्ट विद अ फ्यू क्वेश्चंस। अब आपके लिए यही होमवर्क होगा। कितने क्वेश्चन थे इसमें? इसमें है 18 क्वेश्चन थे, बट सारे क्वेश्चन बहुत आसान है। ठीक है, जो यहाँ पे प्रोडक्ट वगैरह कैलकुलेट करना है ना, वो सब तो बहुत आराम से कर पाओगे, बहुत आराम से। नहीं आदर्श, इसके बाद वेक्टर प्रोडक्ट बाकी है। देखो एक्सरसाइज के नीचे आपको दिख जाएगा वेक्टर प्रोडक्ट बाकी है, वो जो क्रॉस प्रोडक्ट कहते हो ना, तो वो बाकी है। तो हम ये करेंगे कि हम अपनी नेक्स्ट क्लास में इसके आपके जो डाउट्स हैं उन डाउट्स को पहले सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद फिर हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट वाला पार्ट कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट खत्म होने के बाद हम 3D शुरू करेंगे यार। ओके, तो चलो लेट्स स्टार्ट विद अ फ्यू क्वेश्चंस। कितना टाइम बाकी है वैसे? अच्छा, वी हैव 2 मिनट्स। चलो, सो वी कैन एंड हियर, दैट वी कैन एंड हियर। आदि शर्मा लेटर ऑन, सिद्धांत लेटर। तो मैं यहाँ पे आपके लिए होमवर्क लिख देता हूँ। कंप्लीट NCERT एक्सरसाइज 10.3। ठीक है, चलो बाय एवरीवन, यहीं पे एंड करते हैं आज की क्लास। हाँ दर्श, कोई डाउट है? पहले का है। चलो फिर, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।